Assalamualaikum. Welcome back to online class of the chemistry. So dear student, I hope you will be fine, fit and healthy at your home. Okay. So dear student, last time we had finished electrochemistry, the topic of the physical chemistry. Okay. Now next, once again we are going to start the another topic from the physical chemistry, and the last topic of the physical chemistry, that is chemical kinetics. Okay, chemical kinetics start करते हैं. तो first of all, you must be know about the heading title of the chemical kinetics. Okay, so what is the chemical kinetics? So here two words is here. First of all, chemical, and another is the kinetics. Okay, so chemical stand for the chemical reactions. Okay, chemical stand for the chemical reaction. And kinetic is nothing but it is a speed. इसकी बात हो रही है, is nothing but it is a speed. कहिए या फिर rate. Speed or rate of the chemical reactions. So in this unit, we will be discuss about the rate of reactions and the factor affecting on the rate of reactions. यानी रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और उसकी स्पीड पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ना. ये कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है. ओके, सो व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शंस, व्हिच डील अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन and the factor affecting on the rate of reactions. Okay, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर उसके बारे में, and the mechanism through which the reactions occur. Okay, तो इन चीजों के बारे में पढ़ना कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स. क्लियर हो गया सबको? एक बार फिर से देख लीजिए. तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, सेकंड द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड द थर्ड मैकेनिज्म थ्रू व्हिच द रिएक्शन ऑकर, यानी जिसके जरिए से रिएक्शन कंप्लीट होती है. क्लियर? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नो अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शंस. फिर रेट किसे कहेंगे हम? ओके, स्पीड किस तरीके से होती है? ओके, तो बहुत सारी रिएक्शंस होती है अलग अलग टाइम के हिसाब से, अलग अलग स्पीड के हिसाब से. जैसे कुछ रिएक्शन होती है बहुत ही फास्ट, ऐसे बोलेंगे हम फास्ट रिएक्शन. कुछ रिएक्शंस होती है स्लो, जिसको हम बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शंस. एंड कुछ रिएक्शन होती है मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शंस. ठीक है. ओके, अब बहुत ही फास्ट होने वाली रिएक्शन कुछ एग्जांपल बताते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो ये विदिन अ सेकंड इंस्टेंट होता है और रिएक्शन बहुत ही स्पीड से हो जाती है. ओके, दूसरी अगर हम बात करें वेरी स्लो रिएक्शंस की. ओके, तो वेरी स्लो रिएक्शन के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कोरोजन वगैरह का. ओके, जंग लगना. ठीक है, आपको पता है कि कोरोजन एकदम से नहीं हो जाता है. अगर कोई मेटल लिक्विड में डीप करे या उसको निकाल दे या मॉइस्चर के वो कांटेक्ट में आ जाए, तो जब कोरोजन नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होगा, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब करने के बाद में बहुत सारी प्रोसेस होती है. ओके, वहां पर कार्बोनिक एसिड का बनना, फिर कैथोड, एनोड, फिर वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जरिए से पूरी केमिकल रिएक्शंस होना, रिडॉक्स रिएक्शन होना, फिर कोरोजन वगैरह होता है. अगर हम इसको ऑब्जर्व करने के लिए अगर बैठे वहां पर, तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, यानी विदिन अ टाइम नहीं होता है. बहुत 10-15 दिन लग जाते हैं कोरोजन वगैरह. तो ये रिएक्शन कैसे होगी? बहुत ही स्लो स्पीड से चलने वाली. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन, तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है हमारे, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर की अगर हम बात करें, तो ये मॉडरेट स्पीड से होती है. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन: वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेट स्पीड रिएक्शन. ओके, और आपको पता है हम ये जो स्पीड की बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? यस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम? टाइम. यानी कोई रिएक्शन हम लगा रहे हैं और वो विद इन अ टाइम हो जा रही है, विद इन अ सेकंड हो जा रही है, तो मान रहे हैं कि कोई स्पीड से हो रही है.
वेरी फास्ट रिएक्शन, और अगर कोई बहुत ही स्लो हो रही है, बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, बहुत ज्यादा समय ले रही है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। ओके, और अगर कोई रिएक्शन मॉडरेट स्पीड से हो रही है, सुटेबल टाइम के अंदर हो रही है, तो उसे कहेंगे मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। ओके, अगर आप सिंपल से यहां पर एक क्वेश्चन पूछो कि हम स्टडी करना चाहेगा, तो क्या हम वेरी फास्ट रिएक्शन की स्टडी कर सकते हैं? वो तो बहुत ही फास्ट हो जाएगी, स्टडी नहीं कर सकते हैं। ओके, वेरी स्लो रिएक्शन की भी यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किसकी स्टडी करेंगे? मॉडरेट स्पीड से होने वाली रिएक्शंस की। तो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है? 3 टाइप्स। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शंस की, कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे किससे? तो कंसीडर कर लीजिए रिएक्शन ए का कन्वर्जन हो रहा है किसके अंदर? बी के अंदर। ओके, तो ए जो यहां पर है, एरो के अंदर की जितनी भी चीज होती है क्या कहलाती है? रिएक्टेंट। और एरो के अंदर की जो चीजें वो क्या कहलाती है? प्रोडक्ट। ओके, अगर हमको रिएक्शन के स्पीड के बारे में बात करना है तो हम 2 तरीके से बात कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी कर सकते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज होता है, कंज्यूम होता है। ओके, यानी हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर के कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, ये बताएगा स्पीड ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन। या विद रिस्पेक्ट टू हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं कि भाई कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। क्लियर? ओके, यानी कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, कम हुआ, डिक्रीज हुआ, या फिर कितना प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, फॉर्म हुआ, क्रिएट हुआ। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट वी कैन डिफाइन टू द रेट ऑफ रिएक्शंस। अब रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं? ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द change in concentration of reactant या फिर product with time. So what is the rate of reaction? The change in concentration of reactant with time या फिर the change in concentration of product per unit times. Okay, इस तरीके से हम रेट को डिफाइन किया जाता है। रेट के लिए हम अक्सर आर लिखेंगे। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट। 2 टाइप्स के रेट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज रेट, एवरेज रेट। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, अब ये होता क्या है इसको समझ भी लेते हैं, और किस तरीके से इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज रेट। ओके, तो एवरेज रेट क्या होगा? इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि भाई जब भी रिएक्शंस हो रही हो, ए का कन्वर्शन प्रोडक्ट के अंदर हो रहा है, तो कुछ टाइम ट्रेवल्स के बाद यानी कुछ टाइम के बाद, कुछ पर्टिकुलर टाइम्स के बाद में, अच्छे लंबे समय के बाद में उस रेट को मेजर करना, ये कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो किया जाता है कैपिटल डेल्टा। ओके, और इस तरीके से लिखा जाएगा कि रेट, एवरेज रेट इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, सिंपल सी चीजें दोनों भी, बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जा रहा है। सेकंड, इंस्टेंटेनियस रेट। किस तरीके से लिखेंगे? इसको भी लिखेंगे आर, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहां पर कैपिटल डेल्टा का यूज करते हैं, यहां पर किसका यूज करेंगे? स्मॉल डी, यानी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम। ओके, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
इसको कुछ टाइम ट्रेवल्स के बाद में मेजर किया जाता है, और ये बहुत ही छोटे छोटे समय के अंदर, अगर अपने बहुत ही छोटे छोटे वक्त के अंदर अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम चेक कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ओके। अब ये देखना आप देखो कि इसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं रिएक्शंस वगैरह के ऊपर। कंसीडर कर लीजिए कि यही रिएक्शन लिखी हुई है। ओके, अब इसको आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इसके लिए सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे, R इज इक्वल टू क्या लिखना है, देखो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसका, यहां पर रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में बात करें तो A अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, इज इक्वल टू, ये तो रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में। एक बात और भी याद रखिए यहां पर कि ये जो रिएक्टर है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो डिक्रीज के लिए हम यहां पर साइन नोटेशन लिखेंगे माइनस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद टाइम्स। ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बता सकते हैं, तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम। मगर ये प्रोडक्ट है इसलिए साइन क्या है, प्लस का। क्लियर हो गया। ओके, प्लस का साइन क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, रिएक्टर है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अब इसी रिएक्शन के लिए मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो बस कुछ नहीं, मुझे नोटेशन चेंज करना है, यानी R इज इक्वल टू माइनस D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद टाइम इज इक्वल टू प्लस D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद टाइम्स dt। क्लियर। ओके, अगर समझ में आ गया तो एक तो एग्जांपल देते हैं आपको, उसको सॉल्व करना है। उससे पहले एक तो एग्जांपल स्टोइकियोमेट्रिक वाली देख लेते हैं, यानी जिसके अंदर रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ होगा, क्वांटिटी दी हुई हो। जैसे फॉर एग्जांपल A प्लस ट्वाइस B गिव्स थ्राइस C। तब यहां पर देख रहे हैं आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए कितना है, कुछ भी हो सकता है। तो चेंज क्या करना है आपको, रेट लिखते टाइम पर अगर इसके लिए एवरेज रेट लिखना है आपको, तो किस तरीके से लिखेंगे हम, R इज इक्वल टू ओके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विथ टाइम dt। इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें अगर तो स्मॉल d से, और अगर एवरेज से बात करें तो कैसे लिखेंगे हम, कैपिटल से। ओके, तो हम पहले कैपिटल की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात करें तो कैपिटल से लिख लेते हैं। ओके, तो डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद चेंज इन टाइम। क्लियर। ओके, अभी क्या है, रिएक्टर है तो साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस। ठीक है, अब यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद टाइम, चेंज विद टाइम। ठीक है, अब ये भी रिएक्टर है तो साइन लगाएंगे यहां पर भी माइनस का, मगर यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो उसको लिखेंगे 1/2। ठीक है, ऐसी इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C चेंज इन टाइम। ठीक है, अब यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस, स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, 1/, समझ में आ गया। ओके, तो इसीलिए जैसा हमने इस तरीके से यहां पर एवरेज लिखा है, आपको नोट्स के अंदर होमवर्क है आपके लिए कि इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अप्लाई करना है इस रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज रेट लॉ। ओके, चेंजिंग टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेट लॉ किसे कहते हैं। ओके, तो पहले तो ये देख लीजिए कि होता क्या है, इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, कंसीडर करिए A प्लस B gives C प्लस D। अभी आपको यहां पर स्मॉल और कैपिटल एबीसीडी सिखाने का मकसद ये है, और आपको ये बता रहा है कि जो स्मॉल a b and c d है ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अदर लैंग्वेज में क्या है तो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टर। और ये जो कैपिटल A
कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी है, ये ए बी रिएक्टेंट है और कैपिटल सी एंड कैपिटल डी क्या है, प्रोडक्ट है, स्मॉल उनका अमाउंट है, ठीक है। ओके, अब इस रिएक्शंस के लिए अपने को देखना है रेट लॉ। ओके, तो रेट लॉ होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शंस is directly proportional to the molar concentration of reactant raised to power sum। ओके, देखिए क्या है, किस तरीके से लिखते हैं कि भाई रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड होती है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, उसके रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, और राइज टू पावर सम। ये सम क्या है यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया, देख लीजिए, बता दें किस तरीके से लिखना है अपने को रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब भी हम इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखेंगे तो किस तरीके से लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू, रेट लिखिए यहाँ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है हमारे यहाँ पर, ए एंड बी, ठीक है, मगर इसका जो पावर रहेगा यहां पर ए एंड बी, ये जो पावर लिखे हमने अब यहां से स्टैच्यूरेटिव कोफिशिएंट लिखे, ठीक है, मगर जरूरी तो नहीं कि जितना रिएक्टेंट, जितना ये जो पावर है ये उसको लिखा जाएगा जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, यानी जो चेंज होगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। ओके, अब जरूरी है कि भी रिएक्शन स्टार्ट हो तो जितना हमने लिए कंसंट्रेशन ऑफ ये वो सारा का सारा रिएक्ट हो जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जैसे हमने रिएक्शन स्टार्ट करे जितना रिएक्ट कर लिया तो कंप्लीटली रिएक्ट हुआ प्रोडक्ट मिल गया, ऐसा तो है नहीं। तो कुछ अमाउंट होगा, तो कुछ अमाउंट के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि भी कंसीडर कर लीजिए इसका जो कुछ अमाउंट जो चेंज हुआ है वो x है और इसका जो अमाउंट चेंज हुआ है वो y है। ओके, तो अब रिएक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे, रेट लॉ के लिए द रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A। ओके, अब जो भी इसका अमाउंट चेंज हुआ होगा उसको यहां पर नंबर लिखेंगे हम x एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B राइज टू पावर y। नाउ यहां पर ये x एंड y क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ रिएक्टेंट whose concentration change। ओके, ये क्या है, जिनका कंसंट्रेशन चेंज होगा, यहां हम इनको कह सकते हैं एक्टिव मोल ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, यानी जो रिएक्ट हो रहे हैं। ओके, अब इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, रेट प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करना है तो क्या लिखते हैं यहां पर, कांस्टेंट k एंड द कंसंट्रेशन ऑफ A राइज टू पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ B राइज टू पावर y। दिस इज द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शंस। क्लियर? ओके, सो व्हाट इज द रेट लॉ, क्या बताता है अपने को ये कि रिएक्शन किस पे डिपेंड होती है, तो व्हाट इज द रेट लॉ, क्या स्टेटमेंट है इसका, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइज टू पावर सम। अरे ये जो सम है ये क्या है, एक्टिव मोल कहिए या फिर नंबर ऑफ मोल्स whose concentration change during the chemical reactions। ओके, और ये क्या टोटली क्या हो सकता है, क्या होता है ये प्रैक्टिकल। ओके, यानी हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते जब तक कि हमको ये ना मालूम पड़ जाए कि रिएक्शन के अंदर इतने इतने मोल क्या है, एक्टिव मोल है, इतने इतने चेंज हो रहे हैं, तो ही हम उसको पावर की शक्ल में यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, अब कुछ रिएक्शन बताते हैं यहाँ पर, उसके लिए आपको रेट लॉ लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे। ओके, कंसीडर कर लीजिए कि रिएक्शन इस तरीके से A प्लस B गिव्स C प्लस D, ओनली इस तरीके से। अब इस रिएक्शन के लिए मुझे रेट लॉ लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे, R इज इक्वल टू क्या आ जाता है, सबसे पहले लिखेंगे हम कांस्टेंट K एंड द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अगर ये क्लियर हो जाए कि इनके कितने कितने मोल यहां पर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, या केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो कितने मोल चेंज हो रहे हैं, वहां पर क्या लिख देंगे, इनके पावर। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ओके, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो उसके लिए अपने सबसे पहले मालूम होना चाहिए रेट लॉ।
जो कि हमने इससे पहले डिस्कस करे। रेट लॉ किस तरीके से लिखते हैं, रेट लॉ के स्टेटमेंट देखे हमने, ओके। और ये एक्स वाई देखिए किस तरीके से क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स हुज कंसंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या फिर the number of molecules या फिर number of moles of the reactant whose concentration change during the chemical reaction, यानी रिएक्टर के वो मॉलिक्यूल्स जिनका कंसंट्रेशन चेंज होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसी नंबर को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ओके। ये जीरो भी हो सकते हैं, होल नंबर में भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द नंबर ऑफ मोल्स इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose concentration change during the chemical reaction is called order of reactions। अगर रेट लॉ दिया हुआ है तो on the basis of rate law we can define the order of reactions, ओके। इसके लिए जैसे अगर मान लीजिए कोई रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस दिए थे हमने कि भाई A प्लस B B, ये रिएक्टेंट है, रिएक्ट हो रहा है क्या मिल रहा है C प्लस D, ठीक है। इस रिएक्शंस के लिए रेट लॉ इस तरीके से लिखा है, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेट लॉ वी कैन डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है यहां पर x, यानी जो इसका पावर होगा वही क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, यानी रेट लॉ में जो भी पावर होगा वही क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है यहां पर x, ओके। ऐसे से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है यहां पर x, ऐसे सेम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b क्या है यहां पर। अगर हम कंप्लीटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या करना है, जो भी एक्सपोनेंशियल है उनको क्या करना है, यहां पर कंबाइन करना है, x प्लस वाई, इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। क्लियर हो गया, ओके। एक एग्जांपल देखते हैं यहां पर, कंसीडर कर लीजिए कोई दूसरी रिएक्शन लेते हैं यहां पर, जैसे H2 विथ Cl2 कंबाइन हो रहा है, क्या मिल रहा है इधर 2 टाइम्स HCl, ओके। अगर इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखकर दे दिया जाए इस तरीके से, भाई इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ इज इक्वल टू K, R इज इक्वल टू K एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, ओके। अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो हम इसकी बेस पर ये बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का पावर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना है यहां पर 1, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन कितना यहां पर भी 1, समझ रहे, जो पावर होगा वही क्या होगा, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन कितना है 1, और ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शंस की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 2, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर हो रही है, ओके। या फिर अगर कोई एक का 0 हो, अगर इस तरीके से हो ये 0, ओके, तो हम क्या करेंगे फिर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसका 0 ऑर्डर रिएक्शन, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ओवरऑल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहां पर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर है। और अगर इस तरीके से कंसीडर कर लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अगर यहां पर 2 होता है, ओके, और यहां पर 3 होता है, तो अब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2, क्लियर, जो पावर है वही ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन क्या हो जाएगा 3, मगर ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो 2 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर, तो ये थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देयर इज एलिमेंट्री रिएक्शंस। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं किसे, यानी ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, बाद में और भी फर्दर सिंपल स्टेप्स के अंदर आगे ना हो, ऐसे रिएक्शंस कहलाती है एलिमेंट्री रिएक्शंस। What is the elementary reactions? The reactions which occur in only one step cannot be broken down into further simple reactions. Such reactions are called elementary
reactions. For example, decomposition of ozone. Ozone gas O3 डिकम्पोज हो रही है किसके अंदर? ऑक्सीजन गैस में एंड ऑक्सीजन में. ओके, एक ही स्टेप में रिएक्शंस हो गई, ऐसे रिएक्शंस कहलाएंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस. ओके, नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ इथिल आयोडाइड C2H5 I, ठीक है, डिकम्पोज हो रही है किसके अंदर? C2H4 इथिल एंड प्लस HI. ऐसी रिएक्शंस जो वन स्टेप में कंप्लीट हो जाए, इस रिएक्शन को कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शंस. ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस. ओके, नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटीज ऑफ रिएक्शंस? कंसीडर एन एग्जांपल लाइक O2 plus O, oxygen gas and gas combined gives O3, ozone gas. Okay, so what is the molecularity? The number of molecules. The number of molecules that take part in the chemical reactions are called molecularity of reactions. What is the molecularity of reaction? The number of molecules that take part in the chemical reactions are called molecularity of reactions. For example, अगर इस रिएक्शन के लिए हम बात करें molecularity की, तो इसके अंदर molecules कितने take part हो रहे हैं? One oxygen molecules, another single oxygen, and दो रिएक्टेंट है. ओके, जितने भी रिएक्टेंट की क्वांटिटी होंगी वही कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस. तो इस रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2. ठीक है. ओके, सो इस रिएक्शंस के लिए क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी 2. तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, whose take part in the chemical reactions. ओके, कंसीडर करते हैं another reactions. A plus B gives C plus D. ओके, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटीज लिखना है तो किस तरीके से लेंगे? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लीजिए. A 1, B 1, टोटल कितना होगा? 2. तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है इसके लिए? 2. ओके, और अगर इस तरीके से होगी फिर ट्वाइस A कंबाइंड विद सिंगल B gives C plus D. तो अब मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स काउंट करना है. तो रिएक्टेंट कितने टाइम्स है? A 2 टाइम्स, B कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स. तो 2 plus 1 कितने हो जाएगा? 3. तो देन मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 3. क्लियर? आगे समझ में व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी? ओके, अब देखना अपने को डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड मॉलिक्यूलरिटी. तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो टोटल कंप्लीटली क्या था? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल था. ओके, और अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, तो ये क्या होते हैं? थ्योरेटिकल. ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकते हैं. ओके, 1 2 होल नंबर में होंगे, मगर मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होगी? ये 1 से स्टार्ट होगी, 0 कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रिएक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ तो रिएक्टर होंगे. ये थ्योरेटिकली हो. तो आज हमने 3 पार्ट देखे. फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शंस, ओके, सेकंड देखे और रेट लॉ, एंड थर्ड देखे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इंपॉर्टेंट है, एक बार टेक्स्ट बुक पर से टैली करिए इसको और अपने नोट्स पे लिख के रखिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक.